नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी में आज भ्रूण हत्या को लेकर नगर में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक मार्गों से होकर सुभाष चौक में समापन किया और दहेज लेने वाले परिवारों के चलते सुभाष चौक में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने और टीचर्स ने अपना भरपूर योगदान दिया और नाटक के माध्यम से समाज को समझाने की कोशिश की। छात्र छात्राओं के नारों से नगर में अलग जगाओ नारों से गूंज उठा, अलग जगाओ बेटी बचाओ, भ्रूण हत्या पाप है, नहीं सहेंगे ये लड़कियां कुछ। जिस तरह से हमने सती प्रथा को हटाया था, अब उसी तरह से दहेज प्रथा को हटाना है। कितनी ही लड़कियां शादी के बाद दहेज को लेकर, दहेज कम लाने को लेकर हत्या कर दी जाती है और फिर वो दोषी लोग कानून का सहारा लेते हैं और जो दोषी होते हैं वो बरी हो जाते हैं। हम सब ने ये ठाना है कि दहेज प्रथा को हटाना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में समाज के पुराने रीति रिवाज को लेकर काफी कुछ बदलने की जरूरत है। उसी तरह अमृत महोत्सव जैसे कार्यक्रम के चलते समाज की बुराइयों को देखकर सही रास्ता दिखाना है, हिंदुस्तान को स्वस्थ और खुशहाल बनाना है। वैसे सरकार भी अपने दायरे के हिसाब से काफी कार्यक्रम करती रहती है। समाज को सही राह और स्वस्थ समाज रहे, ऐसा मानना है। जिस तरह हमने सती प्रथा को अपने समाज से हटाया था, उसी तरह एक बार फिर हमें दहेज प्रथा को अपने समाज से हटाना होगा। हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है। जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा आज 22 तारीख को एक फिक्स शेड्यूल था, जिसके आधार पे बच्चों ने आज कन्या भ्रूण हत्या पे रैली निकाली गर्ल्स कॉलेज से लेकर के सुभाष चौक तक और वापस गर्ल्स कॉलेज की ओर जा रहे हैं। और इसके अलावा एक नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया गया, जिसका विषय था दहेज प्रथा। तो इन कुरीतियों को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है बच्चों के द्वारा। और इसके अलावा जल संरक्षण के विषय पर महाविद्यालय में रंगोली का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। तो महाविद्यालय में इस पे सर ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है हमारा, पिछले साल गुजरात 2021 12 मार्च 2021 से शुरुआत हुई है। इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती आश्रम से की है और 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चलेगा। और इसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या पर पोस्टर रैली निकाली गई है, दहेज प्रथा पर नुक्कड़ नाटक किया गया है और शासकीय कन्या महाविद्यालय के बायोटेक डिपार्टमेंट में रंगोली का आयोजन भी किया गया है, जिसका टॉपिक है जल संरक्षण। क्या नाम है आपका? सोनिया कश्यप। रामपुरा तहसील के समीपस्थ ग्राम पंचायत डायली सहित ग्राम धामनिया गूगल खेड़ा बस्ती में पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जन जागरण और कमलनाथ सरकार के जनहित कार्यों को आमजन तक ले जाने के लिए कांग्रेस का घर घर चलो अभियान संपन्न हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को जानने के साथ जनसंपर्क किया और कमलनाथ सरकार द्वारा किए गए जनहित कार्यों की जानकारी ग्रामीणों को दी और भाजपा सरकार की कुनीतियों की जानकारी भी दी। पत्रक बांटे गए। इस अवसर पर रामपुरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ईश्वर मुजावदिया, कुकड़ेश्वर शहर कांग्रेस सेक्टर अध्यक्ष राजेंद्र पटेल, ग्राम डायली के कांग्रेस कार्यकर्ता गोपाल रावत, बेसला सूरत सिंह सिसोदिया, जितेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रदीप सिंह सिसोदिया, जयपाल सिंह सिसोदिया, लाखन सिंह चंद्रावत, महेंद्र सिंह चंद्रावत, बैसला के गोपाल पुरवाल आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। जबलपुर विजन 2026 के अंतर्गत सामाजिक संगठनों ने मानव सेवा को परम धर्म मानते हुए जो लोग कोरोना काल में आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना किया, उनमें से 30 परिवारों को सिलाई मशीन दी गई और कई प्रकार के जरूरत के सामान लोगों को दिए। उसामा खान, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर विजन 2026 ने हमें बताया कि अब तक हमने पूरे भारत देश में 1000 से ज्यादा बेनिफिशियरी लोगों को बांटे हैं। इसी तारतम्य में जबलपुर चोपड़ा मस्जिद के पास जरूरतमंद लोगों को सिलाई मशीन, डी फ्रीजर आदि बेनिफिशियरी हमारे संगठन द्वारा वितरित की गई है। कहाँ आए हुए हैं? हम लोग ट्रेडिंग मिल से आए हैं। ट्रेडिंग मिल से आए हैं। आप लोग यहाँ पे आज क्या दिया गया आप लोग को? जी मशीन दी गई है, हमें ज़रूरत थी। अच्छा, तो कहाँ से किसके जानिब से दी गई? जमा किसने? इस मशीन से मिलने से आपको क्या फ़ायदे हैं, क्या रोज़गार करेंगे आप?
हमारे मतलब घर पे कोई नहीं है, हस्बैंड नहीं है और मैं अकेले घर का पालन करती हूँ, तो मशीन से मैं अपना घर चलाती इसके अलावा कितने लोगों को मशीन मिली है ज़रूरतमंदों को? 30 लोग हैं। क्या नाम है आपका? रज़िया बेगम। देखिए, कोविड के फर्स्ट वेव और जो सेकेंड वेव थी, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड वेव थी और ये इसका जो समाज के ऊपर इफ़ेक्ट रहा वो बहुत ही डिवास्टेटिंग था। यानी ये कि पहले कोविड और उसके बाद उससे जो मुत्तसिल लॉकडाउन था, उसने जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी के जो कारोबार थे, उनकी कमर तोड़ दी। नतीजे में हुआ ये कि जो उनकी जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई, उनके पास अपने कारोबार को दोबारा शुरू करने के लिए, अपनी दुकान को दोबारा खोलने के लिए सरमाया नहीं था। लोगों के घरों में जो इक्विपमेंट्स थे जिनसे वो काम करते थे, वो इक्विपमेंट बिक गए। तो हमारी जो संस्था है, जो विज़न 2026 के अंतर्गत काम कर रही है, जिसमें कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट है, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन है, सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी है, ट्वीट है, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल कर के ये सोचा कि ऐसे समय में जो रिसोर्सेज समाज के पास हैं या समाज के उस तबके के पास जिसके पास रिसोर्स है, उससे रिसोर्सेज को हासिल किया जाए और ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाए। तो इस सिलसिले में पिछले तकरीबन 1 साल से हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं और लोगों के छोटे छोटे कारोबार से जुड़ी हुई बहुत ही बुनियादी चीज़ें जो है वो उनको मुहैया कराई हैं। आज आपने देखा कि कुछ लोगों को सिलाई मशीन दी गई है। ये सिलाई मशीन जो है वो आम सिलाई मशीन नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल वर्क करने की सिलाई मशीन है। इस पे जीन्स पैंट भी तैयार हो सकती है, इस पे मास्क भी तैयार होते हैं, इस पे ब्लैंकेट की स्टिचिंग भी होती है। ये तमाम जो ख़वातीन यहाँ पे आई हैं, इनके यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क इनके घर में आता है और वो उन चीज़ों को तैयार करके जो फाइनल प्रोड्यूस है वो मुहैया कराती हैं, उन लोगों को प्रोवाइड करती हैं और उस पर उनकी अर्निंग होती है। तो ये ऐसे एसेट थे जो इनके पास से उस वक्त ख़त्म हो गए थे, बिक गए थे। फिर आपने देखा कि एक साहब जो है वो दूध का कारोबार कर रहे हैं, तो उनके पास जो है वो दूध को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो फ्रिज नहीं थी, उनको डीप फ्रीज़र दिया जा रहा है। इसी तरह से एक लड़के को जो है वो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट के तहत जो है वो वेल्डिंग मशीन दी जा रही। गरज़ बताने का मकसद ये है कि इस तरह के पूरे हिंदुस्तान में हमने एक्टिविटी की और तकरीबन 1000 से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ को जो है वो अब तक इसमें मदद मुहैया करा सके हैं। तो ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट था कि ऐसे लोग जिनका कारोबार, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग जिनका कारोबार कोविड की वजह से मुतासिर हुआ है, उनको मदद की जाए ताकि उनका कारोबार दोबारा से शुरू हो सके, उनकी जो आजीविका है वो आसानी से दोबारा उसे अर्न कर सकें और जो उनकी एक रूटीन और रेगुलर लाइफ थी उसकी तरफ वो लौट सकें। तो वो जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। मेरा नाम उसामा खान है और मैं विज़न का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी, उसका CEO हूँ और इस प्रोजेक्ट का जो है वो असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। जबलपुर महानगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधानसभा के विधायक लखन घनघोरिया के जन्मदिन के अवसर पर पूर्व विधानसभा के सुभाष था मैदान में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस नेत्र शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी आंखों से संबंधित रोगों का निःशुल्क परामर्श प्राप्त किया और उपलब्ध नेत्र चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। विधायक लखन घनघोरिया जी के जन्म दिवस के अवसर पर 6 दिन का ये शिविर विभिन्न विधानसभा के क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें आंखों से संबंधित समस्त रोगों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। वहीं 2 मार्च को जन्मदिन के अवसर पर चश्मा विधायक घनघोरिया जी की तरफ से निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। अनुसार इस वर्ष भी माननीय श्री लखन घनघोरिया जी के जन्म दिवस कांग्रेस का मानव सेवा संकल्प में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 7 शिविर होने हैं। आज सुबह शाह मैदान में हमारा पहला शिविर था, जिसमें मोतियाबिंद दंत रोग एवं सारी चीज़ों के उपचार के लिए आज लोगों को चिन्हित किया गया, जिसमें लखन घनघोरिया जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मानव सेवा हेतु सुब्बा शाह मैदान में एक बहुत विशाल नेत्र शिविर लगाया गया है, जिसमें हज़ारों की संख्या में माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग पुरुष साथीगण इसका लाभ ले रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर यहाँ किसी को चश्मे का नंबर मिलता है तो उसको चश्मा निःशुल्क बना के दिया जाएगा। साथ ही अगर कोई मरीज़ मोतियाबिंद का पाया जाता है तो उसका ऑपरेशन भी निःशुल्क कराया जाएगा। और ऑपरेशन की सुविधा के लिए सबसे अच्छा ये है कि उसको अपने संसाधन से जाने की ज़रूरत भी नहीं है, उनके घरों से गाड़ियों से लेके हॉस्पिटल जाया जाएगा और ऑपरेशन होने के बाद जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो उनको वापस उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। और
ये लगातार 12 वर्षों से कैंप हर साल हमारे यहाँ लग रहा है। इसमें हजारों की संख्या में लोगों को राहत मिलती है और इसका फायदा उठाते हैं। क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, खासतौर से पूर्व विधानसभा पूरी की पूरी गरीब लोगों का क्षेत्र है, इसलिए इन शिविरों से उनको अत्यधिक लाभ होता है। और ये हम लोगों का प्रयास रहता है कि हर वर्ष हम अच्छे से अच्छे सुविधा हमारे लोगों को दे सकें। आरोपी सब इंस्पेक्टर के चंगुल से छूटकर पति के साथ थाने पहुंची पीड़िता ने ब्लैकमेल कर बलात्कार करने का प्रकरण दर्ज कराया है। रविवार की दोपहर महिला किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर फ्लैट से बाहर आ सकी और पति को साथ लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए चिमनगंज मंडी थाने पहुंच गई। महिला के थाने पहुंचने की भनक सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा को लग गई। बस फिर क्या था, अपनी हरकतों से खाकी पर कालिक पोतने वाला सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा भी संघ सुप्रीमो की वीआईपी ड्यूटी छोड़कर सर्विस रिवॉल्वर लेकर थाने पहुंच गया और महिला और उसके पति को धमकाने की कोशिश करने लगा। ऐसे में चिमनगंज मंडी थाने के भीतर हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि टीआई जितेंद्र भास्कर ने सूझबूझ दिखाई और मौके की नजाकत को देखते हुए महिला को बंधक बनाकर बलात्कार करने वाले सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा की सर्विस रिवॉल्वर रखवा ली और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दी। ऐसे में दोपहर से लेकर शाम तक थाने पर हंगामा मचा रहा। हालांकि पीड़ित महिला और उसका पति टस से मस नहीं हुआ, लिहाजा पुलिस को महिला की रिपोर्ट पर सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। टीआई जितेंद्र भास्कर के मुताबिक महिला की रिपोर्ट पर सब इंस्पेक्टर विकास देवड़ा के खिलाफ धारा 376, 323, 506 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। देखिए, मैं इंदौर में रहती थी। 7-8 महीने से फेसबुक के थ्रू विकास सिंह देवड़ा ने दोस्ती की। दोस्ती करते वक्त इसके मन में शुरू से, मुझे तो नहीं लग पाया, इसके मन में शुरू से ये था कि ये महिला बहुत पैसे वाले घर से है, सक्षम है। तो उसने मेरा स्टेटस देखकर अपने मन में ये तो शुरू में नहीं बताया कि ऐसा है, ये सब है। शुरू में अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश की। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सब ख़त्म करवा दिया। आज पूरे मेरे 10 लाख रुपए मैं उस पर गवा चुकी हूँ अपने। जब उसको बाद में ये पता चला भी ये मेरी किसी काम की नहीं, अब तो ये कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो जब मैंने उसको बोला तुमने ये सब किया, मतलब मेरा मानसिक शारीरिक शोषण इस कदर करा है कि मैं बयान नहीं कर सकती आपको। मैं खुद अपने आप को गिल्ट महसूस कर रही हूँ कि मैं मर क्यों नहीं पा रही हूँ। बहुत टफ है मेरे लिए ये सब बोलना। मैंने बोला कि अगर तुम ये सब कुछ मतलब कुछ तो नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करूँ, क्योंकि रोज़ का मारना, मतलब 1.5 महीने से मेरे साथ मारपीट, मैं उसके साथ हाथ पैर जोड़ती थी कि भैया मारो मत। तो जब उसका बहुत अति हो गया, कल रात को उसकी कहीं ड्यूटी लगी होगी, पता नहीं 11 बजे आया, आकर उल्टी सीधी बातों पे, एक्चुअली उसका बहुत लड़कियों के साथ संबंध है। उसकी पत्नी भी उसके साथ मिली है कि नहीं मिली, ये सब चीज़ें मैं नहीं बोल सकती, बट जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ उसमें तो लगता है उसकी पत्नी उसके साथ शामिल है। बहुत सारी लड़कियाँ हैं, आए दिन पता नहीं किस किस का नाम लेके मुझे बोलता है तुमने उससे बात करी, उसको ये बोला, मेरे भाई को ऐसा बोला, पता नहीं रौनक ना, पता नहीं किस किस के नाम लेता रहता है, तुम उसको जानती हो, मेरे लिए जानकारी लेती हो। मैंने उसको बोला मैं कोई जानकारी नहीं लेती। इस बात को लेकर उसने इतना मारा मुझे, मार के दरवाजे के साइड में इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मेरा हाथ उतर गया। ये इसको फ्रैक्चर है क्या है कि अभी तक तो मुझे कोई ट्रीटमेंट मिला नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। और बाकी मेरी प्रशासन से और आप सभी से निवेदन है कि अगर इस तरह के जो हम लोगों की सुरक्षा के लिए बने हैं वही हम लोगों के साथ खेल खेलेंगे या हम हमारी इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ करेंगे। देखिए आप मुझे बताइए, आज मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ना मैं अपने घर जा सकती हूँ, ना मैं ये चाहती हूँ उसकी तुरंत अरेस्टिंग हो, उस पर कार्रवाई की जाए और उसको इस कदर पूरे उज्जैन के लोग जूते मारे ढंग से कि कौन से पुलिस वाले पे आप यकीन करेंगे? आप बताइए कौन सा पुलिस वाला जो शक्ल से ऐसा दिखे, अगर पुलिस हमारे साथ अगर ऐसा कर रही है और तो विश्वास उठ जाएगा। मेरा तो उठ गया। लास्ट टाइम तुमको कब लेके आया था? मुझे वो 1 से 1.5 महीने पहले, 1 महीना हो गया, उसने फ्लैट लिया। उसने बोला देखो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैंने उसको ये धमकी दी मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी, अब तुमको नहीं छोड़ूंगी, तो उसने इस कदर मारा कि मेरा कान का पर्दा फट गया। मेरे छोटे से बच्चे ने उसके आगे हाथ भी जोड़े, अंकल मेरी मम्मा को मत मारो। तो उस इंसान को दया नहीं आई है, तो आप मुझे बताओ कि पुलिस को दया कब आएगी? और बाकायदा मैं 2-3 बार जाकर मैंने अपनी बातों में कोई झूठ नहीं बोला, मेरी एफआईआर में किसी तरह का कोई झूठ नहीं है। मैंने कल की घटना को उसकी पत्नी के मोबाइल पर मैसेज किया, कॉल मी अर्जेंट, उसकी पत्नी का कोई रिप्लाई नहीं आया, पर थाने पर 2-2 बार आकर मुझे बोल के जा रही है उल्टा सीधा। तो एक बात बताइए, क्या औरतों की कमी है उस पुलिस वाले के पास? उसके तो मैं तो चाहती हूँ उसकी अच्छे से पूरी जांच हो, उसके मोबाइल की डिटेल्स आप निकालो, उसका फेसबुक अकाउंट सोचो, एक पुलिस वाले का एक आदमी ना होकर सब औरतें ही उसकी फ्रेंड है,
क्या उसकी इंस्टा पे सब औरतें फ्रेंड है? दिन भर वो ड्यूटी करे नहीं करे। और पहली बात तो एक महिला को मारने का अधिकार किसने दिया? क्यों मारा गया मुझसे? एक तो मेरी सारी चीज, मेरी इज्जत पूरी तार तार कर दी। आज मुझे आप लोग बताइए, क्या एक औरत प्यार नहीं चाहती? अगर मैंने गलती की है तो आप मुझे बताओ, नहीं तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और केवल इतना ही नहीं, उसकी तुरंत अरेस्टिंग हो। और रतलाम का हर जो पुलिस पे विश्वास कर रहा है उस जैसे इंसान पर, तो उसके मुंह पे थूके, नहीं तो पहला थूक मैं ही फेंकूंगी उसके ऊपर जाकर। आपकी वाइफ के साथ गलत हरकत करी है सब इंस्पेक्टर देवड़ा ने, क्या पूरा मामला है? 1-1.5 महीने से वाइफ को इसने परेशान कर रखा था। ये इसके साथ गलत शारीरिक संबंध बनाए, फिर ब्लैकमेल करना चालू करा। रहा सवाल फिर जो शादी ब्याह में जो ज्वेलरी वगैरह थी भाई के पास, उसको ब्लैक करके एक एक करके धीरे धीरे सब बेच के सारा पैसा कर लिया इसने। उससे बिचवा चाहे पैसे लेके कुछ बाज़ार से वाइफ ने 8-10 लाख रुपए लोगों से लेके भी इसको दे दिए। उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ इसका। यहाँ रतलाम इसको लेके एक फोटोग्राफ ही करके इसको ब्लैकमेल किया, तेरे आदमी तक खबर पहुँचा दूँगा। तो डर गई, इस कारण सारा है। उसके बाद इसने अभी 4-5 दिन पहले यहाँ एक फ्लैट ले रखा है उसने, उसमें इसको दबाव बना के वहाँ से यहाँ लाया। यहाँ ला के बंद कर दिया, आस पड़ोस वालों से बात नहीं करने दी, अंदर रखा। और रात में आना, मारना, दारू के लिए पैसे मांगना, महंगी महंगी दारू की ख्वाहिश अपनी इससे पूरी करवाना, पैसे लाओ। और इसके पिताजी और ये इसका घर परिवार पूरा मिला हुआ, वो इसको प्रेशर बना रहे हैं कि जो तुम्हारे नाम रतलाम में प्रॉपर्टी हो उसको बेचो, बेच के पैसा लाओ, हम तुम्हारे दुकान डला लेंगे, बाद की कुछ पैसे ब्याज वसूलने चला देंगे। इस तरह घटना हुई। रात को भी एक ड्यूटी पे था, ये रात को 11 बजे पहुंचा, इसके साथ गलत किया, मारा कुटी करी, दारू लगाया। रात को 1 बजे जब इसके जाने के बाद बोले पुलिस वाले की धौंस दी, मैं पुलिस वाला हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा एरिया है पूरा। और इसने जब रात को मार कुट हुई तो आस पड़ोस वाला ने उसके जाने के बाद पूछा कि भैया तुम्हारा पति क्यों मार रहा है? तो कुछ इसने बोला मेरा पति नहीं है, ये पुलिस वाला है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं इधर ना पति की ना पत्नी की। तब पास की आंटियों ने इसको समझा कि भैया जो कुछ हो गया है तुम अब कुछ मत करो, तुमने अपने पति को फ़ोन लगाओ और उसको सब सच बताओ, तो वो जो उचित कार्रवाई करे वो जाने। तब सुबह में आया, वहाँ फ्लैट से इसको उठाया, तब इसने पूरी सामान बताई। मैंने कहा भैया हमको कानून का सहारा लेना है, पुलिस से हम कानूनी हमारी हेल्प कर सकती है। हम थाने चले गए, दिन भर थाने पे रहे, शाम तक CSP साहब आए, उसके बाद FIR करी। दिन में इन्होंने खूब प्रेशर बनाए और अभी भी हमको तो डर है कि ये कुछ भी करा सकता है। अगर इसकी गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई तो मेरी जान का खतरा है, वाइफ की जान का खतरा है, पुलिस वाला है, कुछ भी कर सकता है। जो इसकी क्या फाइंडिंग्स हैं उसमें अभी तक? एक शादीशुदा महिला है, रतलाम की रहने वाली है। उनके हस्बैंड जो है वो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते हैं। उस महिला का संबंध हमारे यहाँ जिले में पदस्थ सब इंस्पेक्टर विकास से फेसबुक के माध्यम से हुआ था। तो उस महिला के द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया कि उसको यहाँ पे किराए के मकान में रखा, उसका दैहिक शोषण किया है। तो रिपोर्ट पर से धारा 376 और मारपीट की धाराओं में अपराध दर्ज किया है और कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन के अलावा और भी कहीं पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है? नहीं, इस महिला के साथ में? इस महिला के साथ उज्जैन शहर की घटना है। बाकी घूमने फिरने के लिए तो वो इंदौर भी गई है, रतलाम भी गई है, उज्जैन में रही है। कुछ सोना और प्रॉपर्टी भी ऐसे कोई एविडेंस उसने नहीं दिए हैं। बाबा महाकाल के दरबार में बुधवार से शिवरात्रि उत्सव आरंभ हुआ। देश का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां 9 दिनों तक शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। इसे शिव नवरात्रि भी कहा जाता है। प्रथम दिन बाबा को हल्दी चंदन का उपटन लगाया गया और सुगंधित द्रव्यों से स्नान के बाद नवीन वस्त्र धारण कराए गए। आज से बाबा महाकाल के विवाह की रस्में शुरू हो गई हैं, जिसमें बाबा का भांग और सूखे मेवे का श्रृंगार किया गया। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में आज से शिव नवरात्रि का उत्सव शुरू हो गया। बाबा महाकाल का आज सुबह 11 पंडितों के द्वारा सबसे पहले अभिषेक किया गया, जिसके बाद दोपहर में बाबा महाकाल को चंदन, हल्दी, सुगंधित उपटन लगाया गया और इसके बाद सूखे मेवे और भांग का आकर्षक श्रृंगार बाबा महाकाल को दूल्हा बनाया गया। साथ ही भगवान महाकाल को कटरा, मेखला, दुपट्टा, मुकुट, मुंडमाल, छत्र आदि से श्रृंगारित किया गया। अरे हाथ
2 मिनट। शिव नवरात्रि महोत्सव फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी से प्रारंभ हो गया। 9 दिन तक भगवान शिव की यहाँ पे विशेष आराधना की जाएगी, पूजन की जाएगी, नाना प्रकार के फलों के रसों से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। सायंकाल भगवान निराकार से साकार रूप धारण करेंगे और नित्य भगवान के नए श्रृंगार किए जाएंगे। आज भगवान निराकार से साकार रूप में भगवान ने आज वस्त्र धारण करे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा स्थान है भगवान शिव की, यहाँ पर नवरात्रि बनती है। 9 दिन तक उपवास तपस्या योग का दिन होते हैं। भक्त लोग आते हैं बाबा महाकाल के दरबार में और पूजन पाठ कर अपने आप को धन्य मानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में एकमात्र स्थान है जहाँ पर शिव नवरात्रि बनती है। जय महाकाल। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।